पोयम ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग, जिसका नाम है सो डेल लोएट मैंतुआ। तो इसको हिंदी में समझते हैं। द इवनिंग स्टार वॉज हाई से लेकर नाउ थॉट सो डेलो तक हम देखते हैं। यह उस समय की बात है जब शाम का तारा आसमान में बहुत ऊंचा चमक रहा था। सोरडेलो नाम का एक लड़का था जिसकी आवाज़ में जादू था। जब वह गाता था तो ऐसा लगता था मानो स्वर्ग के फरिश्ते उतर आए हों और उसे आशीर्वाद दे रहे हों। उसकी आवाज़ इतनी प्यारी थी कि गोइटो नाम की जगह पर जहाँ वह रहता था सब लोग उसे बहुत पसंद करते थे। उसकी आवाज़ सुनकर लोगों को बहुत अच्छा लगता था, जैसे कोई प्यारी सी खुजली मिट गई हो। उसे अपनी आवाज़ से बहुत प्यार था और वह हमेशा यही सोचता रहता था कि पहले के ज़माने में जो बड़े बड़े गायक हुए उन्होंने अपनी इस कला से क्या पाया होगा। नादो नाम का एक और गायक था जो उससे थोड़ा जलता था। वह सोचता था कि सार्डेलो अपनी आवाज़ को बेकार कर रहा है क्योंकि वह ज़्यादा मेहनत नहीं करता। नादो कहता था कि सार्डेलो को अपनी इस अद्भुत आवाज़ का सही इस्तेमाल करना चाहिए और इसे यूं ही बर्बाद नहीं करना चाहिए। असल में सार्डेलो को बड़े बड़े राजाओं और योद्धाओं से कोई खास लगाव नहीं था। उसे दौलत और शोहरत की भी कोई परवाह नहीं थी। उसकी तो यह इच्छा थी कि उसकी कविताएं और गाने लोगों के दिलों को छू जाए, उन्हें कुछ नया सिखाए। उसने अपनी कल्पना की दुनिया बनाई थी जो बहुत ही विशाल और अद्भुत थी। उसकी कविताएं ऐसी थी जैसे किसी ने उसे कोई अनमोल तोहफा दिया हो। उसकी बातों में इतनी ताकत थी कि वह दुनिया को बदल सकती थी। उसकी आत्मा एक कवि की आत्मा थी जो हमेशा कुछ नया और अलग करने की सोचती थी। उसकी सोच आम लोगों से बिल्कुल अलग थी, जैसे कोई अनोखी और अद्भुत चीज़ हो। वह चाहता था कि उसकी आवाज़ और उसकी कविताएं इतनी अच्छी हो कि लोग उसे हमेशा याद रखें और कहें कि हाँ, इस गायक ने अपनी कला से दुनिया को बेहतर बनाया। लेकिन फिर उसके मन में एक डर आता था कि कहीं गोइटो के जंगल और शांत वातावरण में उसकी यह प्रतिभा कहीं खो न जाए। वह सोचता था, अगर सबसे बुरा हुआ तो क्या होगा? क्या मेरी यह अद्भुत आवाज़ यहीं गुम हो जाएगी? और यही बात सार्डेलो के मन में चल रही थी। ए एंड गो ऑन येट से लेकर वर्च्यू टुक फॉर्म नोर वाइस रिफ्यूज अ शेप। तो आगे जो पोइट है वो कहता है कि देखो ये कहानी अभी भी आगे बढ़ रही है। तुम लोग अपनी किताबों में मुश्किल शब्दों के अर्थ ढूंढते रहते हो, यह जानने के लिए कि पुराने ज़माने में तौर बदौर यानी गायक और कवि क्या कहना चाहते थे। चाहे वे रोंडेल, तैनज़ोन, विरलई या सिरवंत जैसे कविताएं लिखते थे, तुम उन्हें समझने की कोशिश करते हो। यह कुछ वैसा ही है जैसे तुम पुरानी दीवारों पर बने चित्रों को ध्यान से देखते हो कि वे कैसे बनाए गए थे, कैसे उनमें रंग भरे गए थे। उसी तरह सार्डेलो नाम का वह लड़का जो कभी किसी राजा का प्यारा था और महलों में खेला करता था और लड़कियों के साथ हंसता खेलता था, एक समय ऐसा आया कि लोग उसे भूल गए। तुम शायद कभी पूरी तरह से यह नहीं समझ पाओगे कि उस समय के लोगों को उसकी कौन सी बात इतनी ज़्यादा अच्छी लगी थी। जैसे जैसे समय बीतता गया और लोग उसे अलग अलग तरह से देखते गए, उसकी खुशी और कमज़ोरियाँ धीरे धीरे सामने आई। ऐसा लगा कि जैसे उसकी ज़िंदगी की सारी बातें पीछे की ओर घूम रही हो और जहाँ से वह शुरू हुआ था वहीं सब कुछ मिल रहा हो। उसमें एक अजीब तरह की ताकत और कमज़ोरी थी। कुछ छोटी छोटी बातों ने उसे एक साधारण इंसान बना दिया। उसमें अच्छाई भी दिखाई दी और बुराई भी। हर चीज़ का एक रूप सामने आया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे हियर हेवन ओपन्ड देयर वॉज हेल अगेप से लेकर इवन फॉर लव ऑफ इट। तो आगे की पंक्तियों में हम देखते हैं कि पोइट कहता है कि यहाँ स्वर्ग खुला था जहाँ प्यार और शांति थी,
लेकिन एक पापी जिसने पवित्रता का दिखावा किया, वह लालची लोगों के बीच से गुजरा। तो फिर वह क्यों रुका, हैरान होकर अपनी सफलता पर? उसकी योजना सच हो गई। अचानक सब लोग एक साथ उसकी इज्जत करने लगे। उसकी आंखें उसे देखने के लिए उत्सुक थी और उनके होठ उसकी प्रशंसा में तेज आवाज़ें निकाल रहे थे। वह औरत जिसने अपनी बाहों को ऊपर उठाया था, वह उससे सच सुनना चाहती थी। उसने कहा, लेकिन अनाफेस्ट, वह क्यों कम सवाल पूछता है? वह क्यों कम सवाल पूछता है लूसियो से तुम्हारी कविताओं में? तुम कल बहुत ज़्यादा दिख रहे थे। उस जवान लड़के ने उससे गंभीरता से कहा, सच कहो, तुम बियांका से प्यार करते हो? सच में? अपने गाने से? मुझे पता था कि मैं उसके लायक नहीं हूँ, चाहे मैं नरम हूँ या ताकतवर। उसने इस तरह से अपनी प्रशंसाएं इकट्ठी की जैसे उसने उन्हें सजाया हो, छाटा हो, बदला हो और पचाया हो। उसने अनजान लोगों के सामने इस तरह व्यवहार किया जैसे वह बहुत महत्वपूर्ण हो। अपनी दिखावेबाजी और चिंताओं के बावजूद वह खुद को शर्मनाक इच्छाओं में फंसा हुआ पाया। छोटी छोटी खुशियों के बाद जो असली ज़िंदगी में आती थी, उसने नकली ऊंचाई छोड़ दी और खुशी के साथ नीचे उतर आया, सब कुछ त्यागने के लिए बिना किसी शक के। क्योंकि इस तरह से खुद को सिर्फ एक ही तरह की खुशी में बांधना उन सभी का असली स्वाद लेने से रोकना है। ज़रूर, उसका सबसे बड़ा इरादा यही था। हर खुशी को छोड़ देना चाहिए, यहाँ तक कि प्यार की भी। सो नेक्स्ट हमारी लाइन शुरू होती है, ही लाफ्ड व्हाट सेज से लेकर मेड फ्लैश वेट नॉट। सोचो, एक जादूगर है जिसकी जादुई किताब का हर पन्ना बहुत खास है। अगर उस किताब के पहले ही लाइन से कोई आवाज़ आए, जैसे किसी गुफा की छत से कोई उसे सलाम कर रहा हो, तो क्या होगा? वह कहता है, अरे, अपने आप को पूरी तरह से काम में लगा दो और किसी और चीज़ के बारे में मत सोचो। अपने नौकर यानी अपनी प्रतिभा से कहो कि वह अपना सबसे अच्छा काम जल्द से जल्द करके दे। पन्ना पलटो, इसे अच्छी तरह से याद करो। ये तुम्हारे गाने जो अभी छोटे हैं, क्या अब लोगों को कुछ बेहतर नहीं दे सकते? उड़ो, इस नकली दिखावे से बहुत ऊपर उठो, जहाँ सिर्फ सच्चाई, सच्ची भावनाएं हो। क्या वह समय अब बीत नहीं गया जब लोग ऐसी नकली चीज़ों में खुश होते थे? अब हमें कुछ असली दिखाओ, कम से कम अपने आप का कुछ हिस्सा तो दिखाओ। सिर्फ थोड़ा सा प्यार और नफ़रत नहीं, बल्कि पूरी तरह से इंसान बनो। इंतज़ार मत करो। यह कुछ इस तरह है जैसे कोई बड़ा भाई छोटे भाई को कह रहा हो कि अपनी प्रतिभा को छुपाओ मत और कुछ ऐसा करो जो सच में अच्छा हो और लोगों के दिलों को छुए। उसे नकली चीज़ों से दूर रहने और अपनी असली भावनाओं को दिखाने के लिए कह रहा है। नेक्स्ट हमारी जो लाइन्स है वो शुरू होती है, वाइल द पोइट वेट्स हाउएवर द फर्स्ट ट्रायल वॉज इनफ से लेकर विद द रिजल्ट क्रिएचर एंड बाय वन तक। हालांकि पहली कोशिश ही काफ़ी थी। उस कवि ने कल्पना करना छोड़ दिया और उस चीज़ को लिखने दिया जो उसके मन में बनी थी। उसने इतनी तेज़ी से लिखा कि मुश्किल से ही कुछ छूट पाया। उसकी भाषा रोशनी तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। उसने कारण ढूंढा, इलाज सोचा और धीरे धीरे उस भाषा को फिर से बनाया, शब्दों को एक साथ जोड़कर, जैसे लोहे को पीटकर आकार दिया जाता है। उसकी नई भाषा उसके चारों ओर फैल गई, जब तक कि एक मजबूत कवच नहीं बन गया, जो समय के साथ रोमन कवच से भी बेहतर साबित हुआ। उसे पिघलाकर बूट नहीं बनाए गए। कुछ मुश्किलों के बाद उसने आखिरकार उस भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने हर किरदार में जान डालने का काम किया और धीरे धीरे खुद को उस काम में समर्पित कर दिया। और इसका नतीजा यह हुआ, एक ऐसा प्राणी यानी उसकी कविता जो धीरे धीरे और एक एक करके पूरी तरह से साकार हो गई।
यह कुछ इस तरह है जैसे एक कारीगर पहले मन में एक तस्वीर बनाता है और फिर उसे बनाने में पूरी तरह से जुट जुट जाता है। वह इतनी मेहनत करता है कि हर छोटी चीज़ भी उसमें आ जाती है। उसकी बनाई हुई चीज़ इतनी अच्छी होती है कि वह पुरानी चीज़ों से भी बेहतर लगती है और आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाती है और एक अद्भुत चीज़ बनकर तैयार होती है। हमारी नेक्स्ट लाइन स्टार्ट होती है, एंड वन प्रोसीडेड लेजरली टू इक्विप्ड से लेकर अ हायर देन द हाईएस्ट आई प्रेजेंट तक। और फिर उस कवि ने आराम से अपनी कला को सजाना शुरू किया जैसे कोई योद्धा धीरे धीरे अपना कवच पहनता है। उसने कहा, वाह, यह तो कमाल का काम हो गया। एक एक करके कवच के टुकड़े टूट गए, क्योंकि पूरी सोच एक कपड़े की तरह होती है जिसे वह पहनना चाहता था। वह सिर्फ विचारों के काम को ठुकराता है जैसे भाषा सोच की जगह ले सकती है, लेकिन ऐसा होना बहुत मुश्किल है। असल में यह सिर्फ पूरी चीज़ का एक छोटा सा हिस्सा है जो टुकड़ों में एक के बाद एक और अकेला दिखाई देता है। बहुत सारे लोगों की सोच में कमी होती है। क्या भीड़ की सोच, वह बहुत दर्दनाक रूप से भटकती है। सोच से सोच तक जिसकी सोडेलो को ज़रूरत थी, उसने उसे किराए पर लिया नहीं। उसे तो उसे पकड़ना था और फिर से बनाना था। अपने काम को फैलाना था, उसे नष्ट करना था, क्योंकि ऐसा करना फिर एक देवी यानी म्यूज़ को पाने जैसा मुश्किल था। बाकी के लिए उसने कहा, ठीक है, भले ही कोई अद्भुत गाड़ी पूरे सपने को बताए, भले ही कोई अद्भुत गाड़ी पूरे सपने को बताए, वह सपना जो मेरे अंदर है, तो भी मैं उसे कैसे बता सकता हूँ वह सपना। और दूसरी तरफ क्या वे लोग जिनका मैं गाना गाता हूँ शायद यह मानते हैं कि मैं सबसे ऊंची चीज़ से भी ऊंचा कुछ दिखा रहा हूँ। यह कुछ इस तरह है जैसे कोई कलाकार अपनी पेंटिंग को धीरे धीरे सजा रहा हो, लेकिन उसकी बनाई हुई चीज़ के टुकड़े टुकड़े होकर गिर रहे हो। वह पूरी सोच को एक कपड़े की तरह पहनना चाहता है, लेकिन सिर्फ विचारों से काम नहीं चलता। भाषा विचारों की जगह ले सकती है, पर ऐसा होना आसान नहीं है। लोगों की सोच अक्सर भटक जाती है और सोडेलो को एक ऐसा सोच चाहिए थी जो उसे पकड़ सके और उसके काम को आगे बढ़ा सके। यह इतना मुश्किल था जैसे किसी देवी को पाना। भले ही कोई पूरी कहानी बता दे जो उसके मन में है, उसे बताना बहुत मुश्किल है। और वह सोचता है कि क्या जिन लोगों के लिए वह गा रहा है वे यह मानते हैं कि वह कुछ बहुत ही महान दिखा रहा है। नेक्स्ट स्टैंजा हमारा स्टार्ट होता है, नाउ विच दे प्रेज ऑलरेडी बी कंटेंट से लेकर ऑफ माउंट फोर्ट और द माउंटेनियर्स। देखो, अब जिसकी वे पहले से ही तारीफ कर रहे हैं उसी में खुश रहो। दोनों पक्ष, बल्कि वे पुरानी कविताओं के साथ और मैं पुरानी तारीफ के साथ बहुत दूर और भी बुरे। कुछ जुड़े हुए कीले ढीली हो गई जिससे स्वर्गदूत का कवच ऊपर उठ गया और उसमें से चमक निकली जो हर नाजुक अंग से घूमती हुई उसे बिगाड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अपोलो एक देवता ने अचानक मरे हुए हाइथिंग के शरीर से अपनी दुर्भाग्यपूर्ण चक्के फेंके हो। फिर वह मांटफोर्ड की पहाड़ियों पर जीत की कहानियों का जश्न मनाने लगा। यह कुछ इस तरह है जैसे कोई अपनी पुरानी चीज़ों की तारीफ सुनकर खुश हो रहा हो, भले ही वह जानता हो कि अब वह उतनी अच्छी नहीं रही। दोनों पक्ष अपनी अपनी पुरानी बातों में ही संतुष्ट हैं, भले ही आगे और भी बुरा होने वाला हो। एक स्वर्गदूत है जिसका कवच ढीला हो रहा है और कवच खो रहा है, जैसे कोई पुरानी चीज़ खराब हो रही हो। यह ऐसा लग रहा है जैसे अपोलो नाम के देवता ने किसी मरे हुए फूल से कुछ फेंका हो जो अच्छा नहीं था। फिर वह किसी और की जीत की कहानी गाने लगता है, शायद अपनी कमज़ोरी को छुपाने के लिए। नेक्स्ट स्टैंजा हमारा शुरू होता है,
देन केम द वर्ल्ड्स रिवेंज से लेकर ऑफ नैडोज लाइटर मेक देम पास ऑफ पियर तक। फिर दुनिया का बदला आया। अब उसका लक्ष्य सिर्फ यह था, मूर्ख नहीं बनना, जैसे कि दुनिया ने जवाब दिया। हमने अपनी स्कूल की किताबों से यही सीखना चाहिए। उसने पाया कि हर बार जब उसे तालियां मिलती थी बिना किसी तुकबंदी के भी, उसकी सुनने की शक्ति ने उसे कभी धोखा नहीं दिया। जैसा उसने चाहा, और गलती करते हुए भी उसे कभी भी सबसे नीच काम के लिए मूर्ख नहीं समझा गया। उसे एक ही बार में सब कुछ मानने के लिए काफ़ी समझदार माना जाता था। उसकी इच्छा का ध्यान रखेगी। माटवा के लोग, उनमें से ज़्यादातर, अब भी हैरान थे कि कैसे एक मामूली गायक, बदसूरत, ठिगना, कमज़ोर, बोलने में भी, और मॉन्टफोर्ड को पूरी तरह से बोलने के लिए हरा सका। जबकि तारीफ़ों की लहर गुजर गई, मॉन्टफोर्ड का हिस्सा साफ तौर पर बना रहा। सच्ची मेहनत का सच्चा फल उसकी सबसे अस्वीकार्य चीज़ों में कम हो जाता है जब वह उन पर गुस्से से मुड़ता है। माटवा के लोग आखिर थे कौन कि उसे उनकी पहचान की परवाह करनी चाहिए, हाँ या नहीं? महीनों पहले की परंपरा के बावजूद सच क्यों छुपाना? क्या उसे इस एहसान फरामोश भीड़ की मदद करने के लिए मजबूर नहीं किया गया था? नादो ने हर छोटे बच्चे को भी अपना बराबर का दिखाने के लिए। यह कुछ इस तरह है जैसे कोई बच्चा स्कूल में सीखता है कि मूर्ख नहीं बनना चाहिए। वह देखता है कि भले ही उसकी कविताएं तुकबंदी वाली न हो, लोग फिर भी उसकी तारीफ करते हैं क्योंकि उसकी बातें सच्ची होती है। लोग उसे कभी बेवकूफ़ नहीं समझते और मानते हैं कि वह अपनी इच्छाओं को पूरा कर लेगा। माटवा के लोग हैरान हैं कि एक छोटा और कमज़ोर गायक मॉन्टफोर्ड जैसे ताकतवर को कैसे हरा सका। तारीफें तो चली गई, लेकिन मॉन्टफोर्ड की जीत बनी रही। गायक गुस्से में उन लोगों की ओर देखता है जिसकी उसने मदद की थी। वह सोचता है कि माटवा के लोग कौन होते हैं जिनकी उसे परवाह करनी चाहिए। महीनों पहले उसने उनकी मदद की थी, नादो के छोटे छोटे बच्चों को भी बराबरी का दर्जा दिलाया था, लेकिन अब उसे उनकी परवाह नहीं है। फिर नेक्स्ट स्टैंजा हमारा जो हम डिस्कस करेंगे वो स्टार्ट होता है विद द ब्राइट बैंड ऑफ ओल्ड गोइटो ईयर से लेकर अ यूज ही फाउंड नॉट। गोइटो ने पुराने सालों की चमकदार टोली के साथ, जैसे उसने किसी फूल या पेड़ के लिए मेहनत की हो। क्यों? वहाँ पाल्मा बैठी थी। एडिलेड के अंतिम संस्कार के बाल कोने अगले कोने को और भी खास बना रहे थे। हाँ, उसने उस भीड़ पर एक जादुई धूल बिखेरी। भले ही उसने उन्हें अकेले लेने का नाटक किया, उसने विशालकाय लोगों ने उन छोटी बोने को सम्मान दिया, उनकी हल्की तालियों को और भी अच्छा बना दिया। संक्षेप में उसने खुद को एक धोखे भरे चक्कर में फंसा पाया, अपनी असली पहचान से हमेशा दूर। इसका इरादा हर तरह से आगे बढ़ने का था, लेकिन उसे मदद की उम्मीद थी जिससे वह रुक गया। इसलिए आगे बढ़ो, यह विश्वास करो कि तुम इंसानों में एक ऐसा उपयोग पाओगे जो उसे नहीं मिला। यह कुछ इस तरह है जैसे कोई बहुत सालों से मेहनत कर रहा हो, शायद किसी सुंदर फूल या ऊंचे पेड़ के लिए। वहाँ पल्मा नाम की कोई बैठी है, और एडिलेड के बालों की वजह से अगली जगह और भी यादगार लग रही है। हाँ, उस कवि ने लोगों की भीड़ पर एक जादुई धूल डाली, जैसे उन्हें और भी खास बनाने के लिए। भले ही उसने ऐसा दिखाया कि वह सब कुछ खुद ही कर रहा है, लेकिन उसने शक्तिशाली साथियों ने उन छोटे लोगों को सम्मान दिया, उनकी हल्की तालियों को भी सराहा। पर सच यह था कि वह एक ऐसे चक्कर में फंसा हुआ था जो सच नहीं था, और वह अपनी असली पहचान से दूर ही रहा।
वह हर तरफ जाना चाहता था, लेकिन उसे उम्मीद थी कि कोई उसकी मदद करेगा, और इसी वजह से वह रुका रहा। इसलिए वह कहता है कि आगे बढ़ो और यह मानो कि तुम्हें लोगों में वह मदद मिलेगी जो उसे नहीं मिली। वीक्स, मंथ, ईयर्स वेंट बाय से लेकर पोटेंट बाय इट्स असिस्टेंस टू मेज तक देखेंगे। और देखो, सोडेलो अचानक गायब हो गया, जैसे दो हिस्सों में बट गया हो। उसका हर भूतिया हिस्सा आपस में लड़ रहा था, कभी बेबस होकर उस आदमी को रोक रहा था जो अब मूर्ख नहीं था, अपनी कल्पना में आज़ाद घूम रहा था। यहाँ उसके लिए कोई मौके नहीं थे। यह अफसोस की बात है, सच में। इनाम के पास ही उसे अचानक हार माननी पड़ी और अपनी लगातार कोशिशों का फल नहीं मिला। कवि का आधा हिस्सा, यानी उसकी बुद्धि, बिना किसी समझौते के सभी तरह की खुशियों और दुख के बीच अपनी भूख को बनाए रखता था, सबसे अजीब तरीकों से उपहास उड़ाता हुआ। आदमी के हिस्से को कवि की योजना से बहकाया नहीं जा सकता। भले ही वह खुद को कितना भी अच्छा क्यों न समझे, वह सपनों में आगे बढ़ा, जैसे भी कपड़े पहने हो, और रहस्यमयी सीमाओं का इंतज़ार नहीं किया। उसे अनगिनत उपहार मिले, आश्चर्यजनक दावे किए, लेकिन सिर्फ उसका अपना दुख, जो शायद उस सब से ज़्यादा दुखद था जो उसने सच में हासिल किया था, क्योंकि आदमी का वह हिस्सा बंधा हुआ था कल्पना के सहारे, कविता के रूप में। कला उसकी आत्मा को हजार तरीकों से विकसित कर रही थी, उसकी मदद से, अपनी मदद से लोगों को चकित करने के लिए शक्तिशाली बन रही थी। यह कुछ इस तरह है जैसे सोडेलो नाम का एक इंसान अचानक दो हिस्सों में बट गया हो। एक हिस्सा कवि बनना चाहता था और दूसरा हिस्सा एक आम आदमी की तरह जीना चाहता था। दोनों आपस में लड़ रहे थे। कवि वाला हिस्सा एक आदमी वाले हिस्से को रोकना चाहता था और अब समझदार हो गया था और अपनी कल्पना में आज़ाद घूम रहा था। लेकिन कवि के लिए कोई आसान मौके नहीं थे। उसे अपनी कोशिशों का फल नहीं मिला और वह हार मान गया। कवि का जो बुद्धिमान हिस्सा था वह खुशी और दुख दोनों को महसूस कर रहा था और अजीब तरह से दूसरों का मजाक उड़ाता रहा। आदमी वाला हिस्सा कवि की बातों में नहीं आया। भले ही कवि खुद को कितना भी अच्छा समझता हो, वह सपने देखता रहा और आगे बढ़ता रहा बिना किसी खास उम्मीद के। उसे बहुत कुछ मिला, लोगों ने उसकी तारीफ़ें की, लेकिन उसका अपना दुख सबसे बड़ा था, क्योंकि उसका आदमी वाला हिस्सा बंधा हुआ महसूस कर रहा था, जैसे उसकी कल्पना और कविता उसे कहीं और ले जा रही हो। उसकी कला उसकी आत्मा को अलग अलग तरीकों से बढ़ा रही थी और वह अपनी कला से लोगों को हैरान करने के लिए शक्तिशाली बन रहा था। हमारा लास्ट स्टैंजा स्टार्ट होता है, द मल्टीट्यूड विद मैजेस्टिक्स कन्विंस से लेकर अ बिटर स्वीटलिंग ऑफ अ बुक वॉज गोन तक। शानदार भीड़ ने हर तरह की प्रकृति को यकीन दिलाया कि प्रकृति का राजकुमार उससे बात कर रहा है। भाषा जो एक काम चलाऊ चीज़ थी, वह भी एक बहादुरी भरा उपाय बन गई। अपोलो, अब ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपना तरकश और धनुष दूर फेंक दिया हो और सिर्फ वीणा ही काफ़ी थी। सपने से बाहर उसका दिन का काम एक अजीब तेजन या सिरवेंट, यानी एक तरह की कविता को धुन देना था। इस तरह उसके आदमी वाले हिस्से ने उसे रोक दिया, कवि और कवि के श्रोताओं के बीच फैसला करने की इच्छा से। 1 मिनट की मेहनत जिसका सही इनाम नहीं मिला, लेकिन पूरा सोरडेलो, आदमी और कवि, जान का बादलों से घिरा स्वर्गदूत जिसका एक पैर जमीन पर था और दूसरा समुद्र पर खुला हाथ चला गया। एक कड़वी मीठी किताब खत्म हो गई। यह कुछ इस तरह है जैसे एक बहुत बड़ी और शानदार भीड़ हर चीज़ को मना रही हो कि प्रकृति का सबसे खास इंसान उनसे बात कर रहा है। भाषा जो पहले सिर्फ एक काम चलाने वाली चीज़ थी, अब एक बहुत अच्छी
तरीका बन गई है अपनी बात कहने का। अपोलो नाम का एक देवता है जिसने अपने हथियार फेंक दिए हैं और सिर्फ अपनी वीणा बजा रहा है। उसका काम अब सपने जैसा हो गया है, जहाँ वह अजीब तरह की कविताएं बना रहा है, लेकिन उसका जो आदमी वाला हिस्सा है वह उसे रोक रहा है, क्योंकि वह कवि और सुनने वाले के बीच फैसला करना चाहता है। उसकी थोड़ी सी मेहनत का उसे सही फल नहीं मिला, और फिर पूरा सोडेलो, जो एक इंसान भी था और एक कवि भी, जॉन का एक फरिश्ता जैसा जिसका एक पैर ज़मीन पर था और दूसरा समुद्र पर अपना हाथ खोले हुए, वह कहीं चला गया। तो यह कविता एक कड़वी मीठी किताब की तरह है जो अब ख़त्म हो गई। इसमें खुशी और दुख दोनों थे और अब यह पूरी हो चुकी है।